हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ा रहे थे आपको इकोनॉमिक्स मेथड में सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके बाद इसका मीनिंग बताया था और इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी और इसके कैटेगरीज बताए थे, या फिर कह सकते हैं कि इसके काइंड्स बताए थे कि कितने तरह के सोर्सेज होते हैं। 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सोर्स मेथड, कि इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है। फॉर वांट ऑफ क्रिटिकल स्टडी द pupils रिसीव द फैक्ट्स ओपिनियन डिस्कशंस ब्लाइंडली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। तो therefore the teacher should encourage in the class and supplement the textbook without reproducing them to make the teaching of economics lively, vivid, real. Okay, तो इसमें कह रहे हैं कि हम जब स्टूडेंट्स जो हैं जब बुक्स पढ़ते हैं तो नो दे टेक द फैक्ट्स, किसी भी कोई भी तरह का फैक्ट्स हो, तथ्य हो, ओपिनियन हो, डिस्कशंस हो, वो ऐसे ही जैसे बुक्स में लिया गया है वैसे ही बुक्स को वो पढ़ लेते हैं और उसको मान लेते हैं। और टीचर का काम जो है, क्या काम है कि वो क्लास के अंदर इनकरेज करे कि जैसे बुक्स हैं, जैसे आप मतलब किसी से कहा गया कि आप इस चीज़ के ऊपर कुछ आप लिख के लाइए, ओके, या फिर किसी से कहा गया इस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बुक में है, बुक्स में है, या जो लिखवाया गया है वही सेम चीज़ आप जाके वही उसको रिप्रोड्यूस कर दें। ऐसा नहीं है ना। बच्चे को अपने अक़ल का यूज़ करके, अपनी स्टडीज़ का यूज़ करके उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए और चीज़ों को एक नए रूप के साथ पेश करना चाहिए। टू मेक द और इससे क्या होता है, जब हम सोर्सेज अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाइवली हो जाता है, बहुत रियल लगने लगता है और सारे कंसेप्ट जो हैं बहुत क्लियर हो जाते हैं, बहुत विविड हो जाते हैं। तो ये जो यूज़ है सोर्स मेथड का, इसको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है प्री लेसन यूज़ ऑफ सोर्स। इसमें क्या होता है कि हम लेसन पढ़ाने से पहले सोर्सेज का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हमने लेसन पढ़ाया नहीं है, अभी उसको शुरुआत नहीं करी है, लेकिन उससे पहले ही हम अपने सोर्सेज का यूज़ कर सकें और एक तरह का बच्चों को इंट्रोडक्शन दे सकें, इंट्रोडक्टरी नॉलेज हम दे सकें। जैसा कि इसमें दे रखा है आपको एग्जाम्पल में, visit to a local market or bank etc may be arranged before taking up the lesson on these topics। यानी कि अगर आपको मार्केट्स के बारे में पढ़ाना है तो उस चैप्टर को टेकअप करने से पहले, उस चैप्टर को लेने से पहले आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जस्ट यू गो एंड विजिट योर लोकल मार्केट एंड ऑब्जर्व। आप अपने लोकल मार्केट में जाइए और आप ऑब्ज़र्व करिए। आप हो सकता है तो बच्चों को कुछ क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आप आंसर अपनी विज़िट में जाइए और विज़िट करके आइए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। या फिर आप बैंकिंग सिस्टम या बैंक्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले भी आप बच्चे से कह सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ बैंक में जाइए और बैंक में विज़िट करके आइए और देखिए कि वहाँ पे क्या क्या होता है। ऑब्ज़र्व करके आइए कि क्या क्या वहाँ पर केबिन्स होते हैं, क्या क्या वहाँ पर काम होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करके आइए। The teacher also asks the students to read the selected passages before taking up the lesson of an act connected with the lesson beforehand। इसके अलावा क्या है कि अगर जैसे कि डीमोनेटाइजेशन अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, तो उससे अगर वो मान लीजिए वो उसके जैसे कोई टॉपिक है, या बजट आप पढ़ा रहे हैं, बजट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इस तरह की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो पढ़ाने से पहले, लेसन को टेकअप करने से पहले उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको बच्चों से रीडिंग करा सकते हैं। ये हो गया प्री लेसन, यानी कि ये सारे काम करा दिए। उसके बाद अब बच्चों को क्या होता है ना, एक दिमाग में उनको आइडिया रहता है कि हाँ अच्छा ये चीज़, ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो अब आप बुक्स में जो आप पढ़ाएंगे, जो आप बुक में चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे, तो वो उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अगला है मिड लेसन यूज़ ऑफ सोर्स।
extract from the parliamentary act may be read out during the course of the lesson। यानी कि मिड लेसन का मतलब क्या हुआ? मिड लेसन का मतलब हो गया कि लेसन के दौरान, मिड यानी कि उसके बीच में आप पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, चैप्टर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, उसके बीच में जहाँ पर आपको ज़रूरत लगी जहाँ पर आपको ज़रूरत लगी उस वक्त जो है आपने उस अपने सोर्सेज को इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, अपने सोर्सेज आपने बच्चों के सामने ले आए, जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल थे वो बच्चों के सामने आपने दिखा दिए। जैसे कि किसी भी पार्लियामेंट्री एक्ट था, उसका रिलेटेड कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप दिखा सकते हैं। पोस्ट लेसन यूज़ ऑफ सोर्स। पोस्ट लेसन यूज़ ऑफ सोर्स में क्या है? प्री लेसन यूज़ ऑफ सोर्स कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ पोस्ट लेसन यूज़ ऑफ सोर्स। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को वही जो आपने काम प्री लेसन में दिया था वो पोस्ट लेसन में आप कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर तो आप मार्केट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप पहले बोल सकते हैं कि जाइए आप मार्केट में जाइए, अपनी लोकल मार्केट में ऑब्ज़र्व करके आइए, या फिर आप मार्केट का चैप्टर पढ़ा दिए, पूरी उनको नॉलेज दीजिए मार्केट से रिलेटेड, और फिर बोलिए कि अब आप जाइए पोस्ट लेसन, यानी आपने पढ़ा दिया उसके बाद अब आप जाइए, आपको सबको नॉलेज हो गई है मार्केट की, अब आप जाइए मार्केट में विज़िट करिए और देख के आइए क्या क्या चीज़ें आप समझ में आपको आती है। या फिर आप अगर बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बैंकिंग वाले चैप्टर में भी क्या होगा कि आप बैंकिंग का आप चैप्टर ले रहे हैं और बैंकिंग में भी आपने पढ़ा दिया सब कुछ, बैंक से रिलेटेड आपने सारी जानकारी दे दी है, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं जस्ट गो एंड विजिट टू अवर लोकल मार्केट, आप लोकल बैंक, आप अपने घर के आसपास जो भी बैंक हो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाइए और देखिए कि आपने जो पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखी वहाँ पर। स्टूडेंट्स में भी तो ये जो चीज़ें हैं हम असाइनमेंट के तौर पे बाद में दे सकते हैं, जैसे कि होमवर्क दिए जाते, असाइनमेंट दिए जाते चैप्टर ख़त्म होने के बाद। इसी तरह से आप ये सारी चीज़ें भी उनको एग्ज़ाम्पल के तौर असाइनमेंट के तौर पे दे सकते हैं, और फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, और वो सारे इन्फॉर्मेशन जो बच्चे लेकर आएंगे जब वो मार्केट जाएंगे या फिर वो बैंक जाएंगे, उसके बाद वो जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे वो क्या हमारा क्या होगा, सोर्सेस कहा जाएगा उनको। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा मेरिट्स, कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। इट प्रोवाइड्स अ रियल सिचुएशन इन द क्लास। इसका मतलब है कि ये जो हमारा वो रहता है सोर्स मेथड, ये एक तरह की रियल सिचुएशंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जब सारे बच्चे विज़िट करके आएंगे मार्केट में तो कहीं ना कहीं वो जब अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे तो लगेगा कि हाँ एक रियल सिचुएशन है, हम पहुंच गए। या फिर आप किसी तरह का कुछ सामान लेकर आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, तो ये भी एक तरह का रियल इन्फॉर्मेशन ही बच्चों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इट अराउजेस क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी हो जाती है, जैसे प्री लेसन अगर आप कर रहे हैं बच्चों को मार्केट में, आपने बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस तरह की होमवर्क में कि टीचर ने कहा है कि हमको वहाँ विज़िट करना है, कि हमको उधर विज़िट करना है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि उनको बहुत मज़ा आने लगता है। फिर जब वो चीज़ें तब अपनी बुक्स में दी हुई चीज़ों को रिलेट करते हैं तो उनमें बहुत अच्छा लगता है, उनको एक्साइटेड होते हैं वो। इट डेवलप्स एलिमेंट्री स्किल्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, यानी कि बच्चों के अंदर एलिमेंट्री स्किल्स डेवलप होती हैं, कुछ कुछ जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो डेवलप होती हैं, जैसे कि डेटा कलेक्ट करना है। जब वो मार्केट जाएंगे, बैंक जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो कुछ डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे।
सिफ्टिंग कहते हैं छानना, जैसे हम चीज़ों को छानते हैं ना, जो सही चीज़ होती है उसको हम रख लेते हैं, जो ख़राब चीज़ होती है उसको हम हटा देते हैं। तो इसी तरह से बच्चे भी सिफ्टिंग करना सीखेंगे, छानना सीखेंगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, और जो यानी कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको वो अपने पास रखेंगे, अपने असाइनमेंट में वो लिखेंगे, और जो बेकार की इन्फॉर्मेशन है उसको हटा देंगे। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन को जो भी वो कलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना। It provides opportunities and or useful mental exercises like right thinking, up imagination, comparing, analyzing and drawing inferences। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी अच्छी मेंटल एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलता है, जैसे कि सोचते हैं वो कि मैं कौन सी बैंक जाऊँ, कौन सी मार्केट जाऊँ, किस तरह की, कि मैं किसी लोकल मार्केट में जाऊँ या किसी में मॉल में जाऊँ। तो इस तरह की वो इमेजिनेशन भी डेवलप करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। वो जब लोकल मार्केट में जाएंगे या फिर वो किसी मॉल में जाएंगे तो वो चीज़ों को कंपेयर करेंगे किस तरह से, जैसे वहाँ पे बारगेनिंग होती है लोकल मार्केट में, और मॉल्स वगैरह में कोई बारगेनिंग नहीं होती। तो एक कंपेयरिंग, एक एनालाइजिंग का भी उनके अंदर मेंटल एक्सरसाइज डेवलप होगी। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस कहते हैं कंक्लूजन को, जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं, यानी कि बच्चे फिर बाद में कंक्लूड करना भी सीखेंगे। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस में आएगा आपका, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्कूल टू हैव एन ईजी एक्सेस टू ओरिजिनल सोर्सेज। लिमिटेशन यानी कि स्कूल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो असल में एकदम ओरिजिनल सोर्सेज जो है वो अपने टीचर्स को प्रोवाइड करें। जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट का किसी बजट अगर सेल में लेने चाहते हैं या कोई एक्ट पर लाने चाहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीज़ें तो आपको कभी नहीं मिलेंगी। दिस मेथड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, टेक्निकल भी है, जिसको हर टीचर जो है सही से अप्लाई नहीं कर सकता। Contemporary authors and writers have given their prejudices, references with them may result in sifting facts from fiction। यानी कि अगर किसी बुक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं जो कि किसी पुराने ज़माने में कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको वो दे रहा है, तो हो सकता है उनके अपने ओपिनियन, प्रेजुडाइसेस कहते हैं आपके अपने ओपिनियन, उनके अपने ओपिनियन भी उसमें शामिल हों, तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल पाए। और अगर आप उसमें उनको रेफ़र करेंगे, इस तरह की बुक्स को, इस तरह की राइटिंग्स को आप रेफ़र करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जाएंगे। जैसे आपने कोई भी न्यूज़पेपर उठाया, और न्यूज़पेपर का भी मैं भी अपना एक प्रेजुडाइसेस है, जैसे आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह में रहते हैं, इनका अपना भी कुछ चैनल्स होते हैं जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं, कुछ चैनल हैं जो कि गवर्नमेंट के फेवर में, हर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो अच्छे से का अच्छा ही पहलू दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें मीन मिख निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अपने ओपिनियंस भी शामिल रहते हैं, तो सही सच क्या है ये जानना मुश्किल हो जाता है।